हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं और पढ़ाई के साथ यू कैन से कनेक्शन में हैं। खैर, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि है केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो हम क्लास 9th में भी हमने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा था। अब क्लास 11th में न्यू क्या है कि क्लास 11th में हम और भी बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जो क्लास 9th में हमने पढ़ा था वो तो रहेगा ही, उससे और भी ज़्यादा पढ़ाई हमें इस चैप्टर में अभी करने को मिलेगा। तो बेसिकली पहले के यू कैन से 2-3 पेजेस NCERT के, वहाँ से हमें बस उनको बस एक रीडिंग देना है। सबसे पहले रीडिंग देने के बाद ये मेरा लेक्चर देख सकते हो, या फिर लेक्चर देखने के बाद एक रीडिंग दे सकते हो। ठीक है, बेसिकली 2-3 पेजेस का लिखा हुआ है कि किस कैथोड एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या निकले। ठीक है, फिर आपके बोर नहीं, पहले तो थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, फिर बोर्स मॉडल। ठीक है, ये सब हम क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था, तो फिर से हम इसको रिकैप भी करेंगे। ठीक है, और बेसिकली हम कुछ नया भी देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम बातचीत करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन बेसिकली जितना हमने पढ़ाई किया था क्लास 9th में, उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ाई और कई गुना ज़्यादा नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में अभी मिलेगा क्लास 11th में, बिकॉज हम थोड़ा अभी मैच्योर हो चुके हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम बेसिकली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं हम इसको। आइए स्टार्ट किया जाए। कैथोड, कैथड या कैथोड, जो भी बोलो, कैथड या फिर कैथोड रे, कैथोड भी कह सकते हो, स्पेलिंग कुछ भी हो सकता है लेकिन मतलब एक ही है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बहुत साइंटिस्ट बहुत सालों पहले, तकरीबन 1859 या 1850s के दौरान या फिर 1860s के दौरान साइंटिस्ट लोगों ने ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि बेसिकली कैथोड रेज, उनको नहीं पता था कैथोड रे क्या होता था। तो उन्होंने एक बार एक डिसीजन लिया कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाकर लो प्रेशर में गैस रखेंगे और वैक्यूम जैसा यू कैन से वातावरण क्रिएट करेंगे उस ट्यूब के अंदर, और हाई वोल्टेज लगा देंगे इसके अक्रॉस में, तो देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली तो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमें कैथोड रे के बारे में पता चला, और फिर बाकी आगे जाकर एनोड रे भी हमें पता चला। तो अभी डिस्चार्ज ट्यूब हमें जानना होगा कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। तो बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब दिखने में कुछ ऐसा होता है। मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये आपका हो गया डिस्चार्ज ट्यूब, दिखने में कुछ ऐसा होगा। तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं। अरे क्या हो गया, ओके। कहाँ चला गया बार बार। तो बेसिकली कुछ दिखने में ऐसा होता है। अच्छा रुको, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ना। और इसको डुप्लीकेट करके रोटेट करना होगा। थोड़ा वेट कीजिएगा। अरे यार, भारी समस्या है। अरे 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 बता, इतना ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा छोटा बस।
तो फाइनली हमारा कैथोड रे के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो बन चुका है। तो बेसिकली कुछ ऐसा बनता है, ये दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको, इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब किया क्या गया था समझते हैं। बेसिकली इन दो एंड्स पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रोड्स को लगाया गया, कैथोड को और एनोड को। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड को लगाया गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और सिमिलरली इस तरफ भी सेम तरीके से लगाया गया। ओके, ये क्या हो गया, गजब है भाई। तो इतना इसको यहाँ लगाओ थोड़ा सा, चलो। तो बेसिकली इस तरफ एक इलेक्ट्रोड लगाया गया, एक मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया गया। इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको पता है, ठीक है। इसके बाद कनेक्शन किया गया बेसिकली इस तरफ से ऐसे, ठीक है, वायर्स से जॉइन किया गया, दोनों को जॉइन किया गया लाइक दिस। और बेसिकली लेफ़्ट हैंड साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जॉइन किया गया, तो वो बन गया कैथोड या कैथोड जो भी बोलो। और राइट हैंड साइड को जॉइन करवाया गया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी का। ठीक है, ये हमारा बैटरी है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया गया, तो इसको हम कहते हैं एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल इस वाले इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करवाया गया, तो इसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, इनको नामकरण किया जाता है, आपको पता है। ये हमारा कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड भी बोल जो भी बोलो, स्पेलिंग थोड़ा अलग अलग हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में। और ये पॉजिटिव वाला एनोड कहते हैं हम इसको, ठीक है। और इस बीच में जो आपको दिख रहा है खाली सा जगह, इसमें बेसिकली गैस लिया गया है, कोई सा भी गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कुछ भी गैस। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले एयर बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन लिया। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पर आपको ड्रॉ करना होगा जो कि है वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप लेने का ज़रूरत क्या था भाई, वैक्यूम पंप इसलिए लिया जिससे कि अंदर का जो वातावरण है उसको यू कैन से लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एकदम लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए ही बेसिकली एक वैक्यूम पंप लगाया गया। दिस इज़ योर वैक्यूम पंप। ठीक है, तो एक वैक्यूम पंप को लगाया गया जिससे कि अंदर की सारी हवा निकाल कर एक लो प्रेशर वाला एरिया बना सके। ठीक है, इसके बाद तकरीबन यू कैन से कितना प्रेशर था अंदर, तो बेसिकली जो प्रेशर था अंदर, प्रेशर जो था वो बेसिकली रखा गया 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻⁵ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ, मिलीमीटर ऑफ मरकरी एक यूनिट होता है प्रेशर को नापने का। ठीक है, आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में अगर इंटर कन्वर्शन वाला टेबल मैंने आपको दिया था लिख कर, उसमें आपको देखा होगा कि प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। टॉर होता है, पास्कल होता है, बार होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर इसे बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही मिलीमीटर ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी एक यूनिट होता है प्रेशर को नापने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का। ठीक है, अच्छा, तो अंदर इतना प्रेशर था और वोल्टेज कितना दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया गया, 10,000 वोल्ट्स। बेसिकली जो वोल्टेज था या फिर पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना करवाया गया, वो करवाया गया
तकरीबन 10,000 वोल्ट्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये, 10,000 वोल्ट्स। तो एकदम डायरेक्टली 10,000 वोल्ट्स नहीं करवाया गया था एक्चुअली। उन्होंने देखा, पहले 100 वोल्ट किया, 10 वोल्ट किया, फिर 100, फिर 1000, 5000। तो जब तक उनको कोई भी न्यू समथिंग, कुछ एनोमली या फिर कुछ डिफरेंट या फिर कुछ ऐसा कि जो पहले नहीं हुआ, अभी अचानक से हुआ, एक नया समथिंग, जब तक वो ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे थे, तब तक वो लोग अपना वोल्टेज बढ़ा रहे थे और प्रेशर को कम से कम कर रहे थे, ठीक है। और जब वो लोग इतने प्रेशर पे पहुंचते हैं और वोल्टेज कुछ इतना हो जाता है, तब उनको दिखता है कि एनोड के पीछे एक ग्रीन कलर का ग्लो बन जाता है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे आ रहा है, ग्रीन कलर का ग्लो क्यों आ रहा है भाई, ठीक है। तो उन्होंने सोचा भाई ग्रीन कलर का जो ग्लो है ये क्यों आ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न कि पीछे ग्रीन कलर का ग्लो आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली पीछे ग्रीन कलर का जो ग्लो आ रहा है, इसके पीछे का कारण ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, कि ग्रीन कलर का ग्लो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज उन्होंने क्रिएट किया, तो हुआ क्या, बेसिकली आयनाइजेशन हुआ। आयनाइजेशन, नाउ व्हाट इज़ आयनाइजेशन, बताता हूँ। तो बेसिकली आयनाइजेशन होने का मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल जैसे कि H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, फिर आपका Cl2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे I2 बेसिकली गैस में ज़्यादा दिखता नहीं है, ठीक है, गैस में ज़्यादा दिखता मतलब नहीं, मतलब आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा आयोडीन गैस के बारे में, ओके। खैर, इसका गैसियस स्टेट भी होता है, लेकिन हम ज़्यादातर पढ़ते हैं इसका सॉलिड स्टेट आयोडीन का, लेकिन इसका गैसियस स्टेट भी होता है। खैर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब गैसेस हैं। और ब्रोमीन भी एक गैस होता है ना, ब्रोमीन। तो इन गैसेस के साथ सब गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि कहीं ना कहीं किसी के साथ तो ऐसा नहीं कि डिफरेंट केस बन रहा है, ठीक है। खैर, तो बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आयनाइजेशन हुआ। अच्छा, एक और बात, I2 गैस अगर आपको पता हो तो आयोडीन का जो गैस होता है वो वायलेट कलर का होता है, ठीक है। आपने शायद नहीं सुना होगा कि आयोडीन गैस दिखने में कैसा होता है, मतलब कलर क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर आपको आयोडीन हमेशा बेसिकली सॉलिड स्टेट में बताया जाता है कि आयोडीन सॉलिड जब है ना। खैर, तो बेसिकली वायलेट कलर का होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये उनको कैसे पता चला कि आयनाइजेशन हुआ, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस बताए, फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब हमने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए। अब आयनाइजेशन हुआ कैसे, किसने किया आयनाइजेशन, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से क्या हुआ कि कैथोड का जो मेटल सरफेस है, कैथोड क्या से बना, मतलब बना किससे होगा, ऑब्वियसली मेटल से बना होगा। तो मेटल से बनना है, इसीलिए जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया गया, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस, तब हुआ क्या, तब यहाँ से मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल क्या है, एक एटम होगा मेटल के अंदर, तो मेटल के अंदर एक एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से एमिट हुए मेटल के सरफेस से। कौन से मेटल के सरफेस से, कैथोड के मेटल के सरफेस से। तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकले, दौड़ने चले गए एनोड की तरफ, बिकॉज नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहे थे, ठीक है। अच्छा, फिर रास्ते में उनको गैस के मॉलिक्यूल्स भी मिले, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को उनके साथ यू कैन से कोलैप्स हुआ, कोलिशन हुआ। तो कोलिशन होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से आ रहे थे, वो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको भी ये लोग साथ लेकर एनोड की तरफ आगे बढ़ रहे थे, दौड़ रहे थे। यही होता है आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन का असली रीज़न है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स भागे,
रास्ते में उनको गैस के मॉलिक्यूल्स मिले, सपोज A2 गैस, B2 गैस या फिर हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, धक्का देता है। धक्का देने के बाद इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। टूटने के बाद हाइड्रोजन के पास बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे खिसका कर लेके जाता है कि भाई चल भाई चल चल, ऐसे करके लेके जाता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H+ आयन बन जाता है। ठीक है, और बाद में पढ़ेंगे कि यही H+ आयन इस तरफ जाता है, कैथोड के पीछे जाता है, कैथोड के पीछे एक रेड ग्लो बनाता है। ये पढ़ेंगे, इसको ही हम एनोड रे कहते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। देखो तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली मेटल के सरफेस से हमारे इलेक्ट्रॉन चाचा लोग दौड़ते हुए आगे बढ़े, ऐसे दौड़ते हुए आगे जा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। ये लोग कहाँ से एमिट हुए, ये लोग बेसिकली मेटल के सरफेस से एमिट हुए, कैथोड के। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ origin of cathode rays। कैथोड रेज का जो origin है वो बेसिकली मेटल सरफेस ऑफ कैथोड है। ओके, तो कैथोड के मेटल सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है, क्यों निकले, बिकॉज हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया गया था, जिसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से एमिट हुए या फिर निकले, और निकलने के बाद क्या हुआ, गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर दिया। अब मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ, दिस कैथोड रेज, अच्छा कैथोड रेज ना लिखकर मैं ऐसे लिखता हूँ, the gas molecules got ionized by this cathode rays। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो इन्हीं कैथोड रेज के वजह से आयनाइज हुए। और आयनाइज का मतलब क्या, कि आयंस में तब्दील हो गए, आयंस में ट्रांसफॉर्म हुए। और ट्रांसफॉर्म किया किसने, इन कैथोड रेज ने किया। कैथोड रेज मतलब वन गुच्छा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन सी कि लहर जैसा है, इलेक्ट्रॉन का लहर, उसी लहर ने गैस के मॉलिक्यूल्स को आयंस में तब्दील किया। कैसे, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको धक्का देकर बाहर लेकर गए, तो जो एटम्स थे उनका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और वो आयंस बन गए। कैसा आयंस, पॉजिटिव आयंस। तो बेसिकली इसको हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो ना चाहते हुए भी हाई वोल्टेज के वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन हुआ, जिसके वजह से बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स इनसे भिड़ने के बाद इनको आयनाइज करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स उनसे निकले उन्हीं को साथ लेते हुए एनोड के पीछे जाकर एक ग्रीन ग्लो जनरेट इन्होंने किया। तो बेसिकली मैं लिख देता हूँ, अरे ये क्या है, बेसिकली ग्रीन ग्लो है। ठीक है, इट इज़ अ ग्रीन ग्लो। और ये ग्लो किस वजह से हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगवाया गया था, जिंक सल्फाइड का एक लेयर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं, अच्छा रुको, इसको ऐसे लिखता हूँ, रेड कलर से दिखेगा ना, अच्छा पिंक कलर से देता हूँ। अच्छा रुको,
हाँ इससे ठीक है, इससे होगा क्या, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको। हाँ हाँ अब ठीक है। तो बेसिकली ये जो पिंक लेयर है, ये पिंक लेयर एक्चुअली जिंक सल्फाइड हो, जिंक सल्फाइड का एक लेयर मान सकते हो तुम, ठीक है, जिंक सल्फाइड। और ये जो ग्रीन कलर का ग्लो है, ये इसी जिंक सल्फाइड के वजह से आया, ठीक है। ओके, और मज़े की बात ये है कि अगर वो साइंटिस्ट लोग अगर जिंक सल्फाइड नहीं लगाते तो बेसिकली उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पर ग्रीन ग्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी एक लक की बात है या फिर कोइंसिडेंस भी है कि अगर वो जिंक सल्फाइड नहीं लगाते तो उनको पता ही नहीं चलता भाई कि यहाँ पर एक ग्लो भी हो रहा है ना। ये ग्लो हुआ, इसके पीछे का कारण जिंक सल्फाइड है, ठीक है, बिकॉज कैथोड रेस तो ग्लो जनरेट नहीं कर रहे हैं, कैथोड रेस हो जाकर इस जिंक सल्फाइड से भिड़ रहे हैं, और भिड़ने के बाद जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोरिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इफ़ेक्ट शो करता है, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे जाकर, अभी बात करेंगे उसको लेकर, अभी बात नहीं करेंगे, थोड़ा बाद, ठीक है। अभी थोड़ा मेन मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक इफ़ेक्ट की वजह से ग्रीन कलर का ग्लो जनरेट हुआ और हमें पता चला कि अच्छा ये हुआ है, कैथोड रेस मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज किया और आयनाइज करके एक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वहाँ चल दिए, चलने के बाद इनसे टकराया और ग्रीन ग्लो हुआ। अच्छा, समझ में आ गया है, ओके। अब हुआ क्या कि उन्होंने सबसे पहले इन कैथोड रेस का यू कैन से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले ये चेक किया कि क्या ये सारे गैस के लिए हो रहा है, तो उन्होंने पहले हाइड्रोजन गैस लिया, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर तरह तरह के गैसेस लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने चेक किया कि ये जो कैथोड रेस है किससे बने हैं, कैसा है, क्या हाल चाल है, पढ़ेंगे हम जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जिंक सल्फाइड ने क्या शो किया एक्चुअली में। चलिए अब देखो, इम्पॉर्टेंट है ये ZnS जिंक सल्फाइड जिसको हम बोलते हैं, ये एक्चुअली फॉस्फोरेसेंस शो करता है, फॉस्फोरोसेंस। अब ये एक नया टर्म है आपके लिए। नाउ व्हाट इज़ फॉस्फोरोसेंस? बेसिकली फॉस्फोरोसेंस का मतलब होता है कि एक विजिबल लाइट, ये सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस हो, जैसे कि जिंक सल्फाइड, फॉस्फोरोसेंस का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो एक फेनोमेनन शो करता है। कब करता है? जब उस पर कोई ना कोई यू कैन से अच्छा ऐसे समझते हैं इसको कि जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कोई भी सब्सटेंस, अगर जिंक सल्फाइड के एग्जांपल लेते हैं तो जिंक सल्फाइड जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो बेसिकली ये फॉस्फोरेसेंस नाम का फेनोमेनन शो करता है, ठीक है। तो फॉस्फोरेसेंस का बेसिकली है कि विजिबल लाइट जो है visible light will be emitted on the absorption of what energy absorption of एनर्जी के एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो फेनोमेनन होता है जिसमें और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक विजिबल लाइट एमिट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फॉस्फोरिक सब्सटेंस, और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो बेसिकली सपोज़ तुमने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद तुमने लाइट को एमिट किया, विजिबल लाइट जो हमें आंखों से दिखेगा, उसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइट होता है विजिबल लाइट, वो कैसा कलर का होता है? मैंने बताया आपको अभी, ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश ग्लो, ग्रीन कलर का ग्लो होता है, ठीक है।
और बेसिकली ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आगे जाकर आपको एक और टर्म मिलेगा जो उसका नाम है फ्लोरोसेंस, जिसका मतलब भी सेम टू सेम है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम मतलब है उसका, कि उसको वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लाइट एमिट करेगा, विजिबल लाइट। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि फॉस्फोरोसेंस एक स्लो प्रोसेस है और फ्लोरोसेंस एक फास्ट इंस्टेंट, यू कैन से एकदम इंस्टेंट होता है वो। और बेसिकली फॉस्फोरोसेंस आपका स्लो प्रोसेस है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैथोड रे जाके भिड़ेंगे तो जिंक सल्फाइड एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा देर वेट करेगा, डिले होगा थोड़ा सा, इसके बाद जाकर ग्रीनिश ग्लो वो क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है, इसको कहते हैं फॉस्फोरोसेंस। और दूसरा एक और टर्म आता है जो आपको मैं लिख ही देता हूँ एक्चुअली, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस, ठीक है, सुना होगा आपने कहीं ना कहीं तो फ्लोरोसेंस भी सेम ही होता है इसका, ठीक है, एकदम डिट्टो कॉपी है, डेफिनेशन एकदम डिट्टो कॉपी, लेकिन टाइम का थोड़ा सा यू कैन से डिफरेंस होता है, एक फास्ट प्रोसेस है, दूसरा थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो विजिबल लाइट विल बी एमिटेड जब आपका एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, लेकिन ये थोड़ा आपका फास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये अब इंस्टेंटेनियस, अच्छा इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग ऐसा है क्या, हाँ, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, स्पेलिंग थोड़ा देख लो भाई, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, इंस्टेंटेनियस का मैं थोड़ा स्पेलिंग देख लूँ, हाँ ठीक है, इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग ऐसा ही है। तो बेसिकली जिंक सल्फाइड क्या शो करता है, फॉस्फोरोसेंस, बिकॉज फॉस्फोरोसेंस का मतलब होता है जब भी वो कोई भी सब्सटेंस जो फॉस्फोरिक हो, जैसे कि जिंक सल्फाइड, तो बेसिकली जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो एक ग्रीनिश कलर का ग्लो, ठीक है, क्या करता है, एमिट करता है, बेसिकली इसको हम फॉस्फोरोसेंस कहते हैं। और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसी का जुड़वा भाई है फ्लोरोसेंस, जो कि सेम काम ही करता है, लेकिन ये थोड़ा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद हाँ, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अब ये आयनाइजेशन कैसा होता है, ठीक है, ये आयनाइजेशन कैसा होता है। तो बेसिकली सपोज़ मान लेते हैं आयनाइजेशन वाला टॉपिक थोड़ा सा हम देखते हैं कैसा होता है। आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, बेसिकली इसमें तुम ऐसे समझ सकते हो कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बीच में एक गैस का मॉलिक्यूल उसको मिला, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेसिकली H2 मॉलिक्यूल में केमिकली बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा समझे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है ये आ रहा है, बीच में उसको मिल गया गैस का मॉलिक्यूल, और गैस के मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं बाय सिंगल बॉन्ड, समझ में आया, इजी है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इतना यू कैन से फास्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो मज़े में आकर इन दोनों के बीच में दोस्ती तोड़ देता है, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में दोस्ती तोड़ देता है। फिर क्या करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है और वो देखता है कि भाई एक हाइड्रोजन यहाँ गिरा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ गिरा हुआ है, तो वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को बोलता है उठ जा भाई उठ जा। फिर हाइड्रोजन बोलता है भाई क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन बोलता है भाई तेरा जो इलेक्ट्रॉन है मुझे दे दे, मुझे तो लेकर जाना है एनोड के पास। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये मिलकर चले जाते हैं कहाँ, एनोड के पास, कैथोड रे के फॉर्म में, ठीक है। और जो बेचारा हाइड्रोजन है उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कैटायन बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, कैटायन बन जाता है, समझे। तो बेसिकली फिर से समझाता हूँ,
तो ये इलेक्ट्रॉन आया, इसने आकर क्या कर दिया, इसने आकर दोस्ती तोड़ दी। ठीक है, अब दोस्ती तोड़ने के बाद बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली एक हाइड्रोजन इस तरफ, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ। ठीक है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, आने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आया, आने के बाद उसने हाइड्रोजन के एक एटम को देखा, देखने के बाद वो उससे भिड़ गया। ठीक है, भिड़ गया मतलब टक्कर हो गया उसका। टक्कर लगने के बाद उसने क्या किया, उसने हाइड्रोजन में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को वो उठाकर ले गया। ठीक है, टक्कर खाने के बाद क्या हुआ, टक्कर खाने के बाद हाइड्रोजन एक कैटायन बन गया। ठीक है, टक्कर खाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ले गया, तो बेसिकली हाइड्रोजन एक कैटायन बन गया और इलेक्ट्रॉन को वो अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है, ऐसे वो चला गया एनोड के पास। ठीक है, तो सिंपल सा आयनाइजेशन इसको हम कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा बेसिकली। तो बेसिकली क्या हुआ, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ भिड़ गए, उनके बीच में जो बॉन्ड था उसको तोड़ने के बाद दोनों हाइड्रोजन एटम्स अलग हो गए। एक और इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन उसको वो लेकर चला गया, तो बेसिकली हाइड्रोजन अभी अकेला हो गया, तो वो पॉजिटिव आयन बन गया। और जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर चले गए एनोड के पास। ठीक है, तो बेसिकली अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड के पास। ठीक है, तो बेसिक्स एकदम इजी तरीके से मैंने आपको समझाया आयनाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, इसके बाद ऐसे करके हज़ारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, हज़ारों मतलब बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता, हमें तो बस एक का देखा, ऐसे तो भाई हज़ारे हैं, हज़ार 10,000 20,000 1,00,000 1 करोड़। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऐसे आयनाइजेशन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ द आयनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे करते करते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक झुंड बन गया, एक स्ट्रीम बन गया, और वही स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम कैथोड रेस कहते हैं। ठीक है, कैथोड रेस कहते हैं, जो कैथोड से एनोड के पास दौड़ के जाता है। ठीक है, ये था गैस मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन, ये समझा। अब बात आता है कि गैस पार्टिकल्स पहले न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ भिड़ते हैं तो आयनाइजेशन होता है, और आयनाइजेशन होने के बाद वो चार्ज्ड पार्टिकल में बदल जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं ना। हाँ, तो बेसिकली वी कैन से दैट कि पहले गैस के पार्टिकल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर। ठीक है, लेकिन जब इनका आयनाइजेशन होता है, तो बेसिकली ये कैटायन और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं ना, कैटायन बन जाते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं वो लोग, है ना, इसलिए कैटायन बन जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ठीक है, और यही आपको एज कॉस्मिक रेज भी कह सकते हो, यूवी रेज में बदल जाते हैं बेसिकली, यही आपका कॉस्मिक रे। ठीक है, या यूवी रेज आपको दिखेगा नहीं बेसिकली, क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं है। ठीक है, ये आपका यू कैन से कॉस्मिक या फिर यूवी रेस जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, उनमें बदल जाते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब यू कैन से कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है,
वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, ये हम स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है जब वो स्ट्रीम में जा रहे हैं तब वो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स शो करते हैं। उनमें से कभी कभी वो कॉस्मिक रे बन जाता है, कभी कभी यूवी रेज बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी। ओके ओके, तो बेसिकली ये था हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, इतना तक हमने देखा। अब आगे क्या है कि आगे डेफिनेशन थोड़ा लिख लो, कैथोड रेज का डेफिनेशन। कैथोड रेज, कैथोड रेज का डेफिनेशन है स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड particles which travel from cathode to एनोड, कैथोड से एनोड जाने वाले नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम होता है। ठीक है, उसको हम कैथोड कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। बाद में जाकर इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा काम किसने किया? जे थॉमसन साहब ने किया, है ना। तो उन्होंने ही ये नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन वाला नाम। खैर, उन्होंने दिया क्यों है ये हमें नहीं पता, लेकिन उनको अच्छा लगा तो उन्होंने दिया। ठीक है, अब ये तो भगवान ही जाने कि उन्होंने क्यों दिया, इलेक्ट्रॉन नाम ही क्यों दिया। ठीक है, अब बात आता है कि ये जो कैथोड रेज हैं इनका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ओके, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो हमें भी देखने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उन्होंने कैथोड रे के अंदर एक मेल्टिस क्रॉस को रखा। ठीक है, मेल्टिस क्रॉस क्या होता है? कुछ दिखने में ऐसा होता है भाई, कुछ ऐसा ऐसा ठीक है, दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो इस मेल्टिस क्रॉस को उन्होंने कैथोड रेस के जो जाने वाले रास्ते में है, पाथ में है, उसमें रख दिया। रखने के बाद उन्होंने फिर से हाई वोल्टेज लगाया, देखा कि भाई इसके पीछे जो शैडो बन रहा है, ठीक है, इस मेल्टिस क्रॉस का शैडो बन रहा था। अब शैडो कब बनता है? हमें पता था, लाइट में हमने पढ़ा है शैडो कब बनता है। शैडो तभी बनता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट के जो रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, तभी ऐसा बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर लाइट, जैसे कि अगर मैं ऐसे अगर टॉर्च यहाँ पर खड़ा कर दूँ तो बेसिकली क्या होगा, इसी मेल्टिस क्रॉस का एक शेडो बनेगा पीछे, यहाँ पर शेडो बनेगा। ठीक है, तो शेडो बनता क्यों है? बिकॉज लाइट के रेस सीधा ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो इस वाला जो ये वाला सामने ये जो सामने आपका ऑब्जेक्ट है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ से लाइट के रेस पास नहीं हो सकते, तो बेसिकली यहाँ पर जो है डार्क शेडो बन जाता है। तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि भाई हो सकता है कैथोड रेस सीधा ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो लिखो पाथ ऑफ ट्रैवलिंग इज़ स्ट्रेट। ट्रैवल करने का जो पाथ है वो स्ट्रेट है और वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ दौड़ते हैं, तकरीबन लाइट के स्पीड के समान। ठीक है, विथ ए वेरी हाई velocity as it produces
shadow of an object placed in their path. तो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है ये। या फिर डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर है। क्या करूँ क्या करूँ, चलो दिखाई देता हूँ डायग्राम्स, दिखा ही देता हूँ। देखो तो डायग्राम मैंने बना दिया है, देखो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको। बेसिकली एक मेल्टीज क्रॉस लगाया गया, ठीक है, रखा गया इसके, यू कैन से यहाँ पर एक स्टैंड में लगा कर रखा गया। और फिर ठीक है, एनोड पर इसका जो शेडो है वो बनता हुआ दिखा। देखो अब बोलोगे भाई एनोड ऐसे इतना बड़ा कैसे एनोड हो गया। अब देखो भाई, ये तो बेसिकली साइड व्यू है, तो एनोड तो दिखने में ऐसा होगा ऑब्वियसली, ये आपका एनोड होगा। ओके, ऐसा सर्कुलर डिस्क जैसा होगा एनोड। तो ये सर्कुलर डिस्क जैसा एनोड है, इस पर आपका जो मेल्टिस का क्रॉस है, ठीक है, इसका शेडो बन रहा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका शेडो बनेगा। तो इसलिए इसको समझाने के लिए मैंने एनोड को थोड़ा ऐसा दिखाया है। ओके, तो बेसिकली एनोड जो है और कैथोड जो है सर्कुलर डिस्क जैसा होता है, ठीक है। इस तो आपको लगेगा कि भाई तो रॉड जैसा लग रहा है, लेकिन और क्या कैसे ड्रॉ करूँ इसको, है ना, इसलिए ऐसा मैंने दिखाया। अच्छा, इसके बाद जो शेडो है वो बना, तो ऑब्वियसली बात है शेडो बन रहा है, मतलब कि ऑब्वियसली बात है कि जो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए ऑपेक ऑब्जेक्ट है सामने, तो इसलिए जिस जहाँ जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है वहाँ पर इसका शेडो बन गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट ने घेर के रखा है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाए और बेसिकली शेडो बन गया, तो ग्लो नहीं गया, ठीक है, ग्लो जो है इस तरफ नहीं गया। ओके, तो ग्लो, अरे अरे यार क्या मुसीबत है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हाँ ठीक है। तो बेसिकली इसको छोड़कर बाकी जगह पर ग्लो हुआ, ठीक है, इस तरफ ग्लो हुआ, इस तरफ ग्लो हुआ, ओके। मेल्टिस क्रॉस के एरिया को छोड़कर बाकी जगह पर ग्लो हुआ, ऐसे समझ सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा, फिर अरे ये तो चला गया। ओके, जितना समझा सका इसको समझा दिया है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स। अब ये मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स का क्या मतलब है समझाता हूँ। इफ़ स्मॉल लिटिल माइका पैडल, माइका मतलब एक पदार्थ है, उससे बना हुआ एक पैडल व्हील अगर हम रख देते हैं, इज प्लेस्ड बिटवीन द electrodes, it rotates. This indicates that the cathode rays consists of material particles. तो क्या हुआ बेसिकली,
पहले मेटल क्रॉस रखा, शैडो बन गया। कंक्लूजन क्या निकला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं हाई स्पीड में कैथोड रेज। दूसरा, माइका पैडल व्हील ऐसे लगाया गया, पैडल व्हील बेसिकली, ठीक है, ऐसे करके लगाया गया, अरे ऐसे करके लगाया गया, ठीक है। फिर ये घूमा, ठीक है, यहाँ से ये घूम के यहाँ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इससे ये साबित हो गया कि भाई जो कैथोड रेस है उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल से बना होगा, बिकॉज बिना पार्टिकल्स के तो भाई ये मूव करवा नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल्स से बना हुआ है और पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के बिना ये व्हील मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली कैथोड रेस के अंदर ये पार्टिकल्स पार्टिकुलेट नेचर का है, ये यहाँ से कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि जब हम फू मारते हैं, फू मारने से देखो कोई भी जो यू कैन से कोई भी ऑब्जेक्ट वो थोड़ा मूव करता है। सपोज़ आपने ब्लो किया हवा को, फू मारा है ना, फू मारने से देखना पेपर्स उड़ जाते हैं या फिर धूल उड़ता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एयर में क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली फू मारने से जो पार्टिकल्स है वो अपने जगह से हिलते हैं और हिलने के बाद जो ऑब्जेक्ट उनके सामने आता है बेसिकली उनको धक्का देता है, ठीक है, बिकॉज उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको और मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। माइका पैडल का आप समझ सकते हैं। अभी थर्ड नंबर पे, नंबर 1 था, नंबर 2 अभी थर्ड नंबर। ओके, इसके बाद हाँ, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स attached around the ट्यूब। बेसिकली इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये तो कैथोड, ये एनोड है। तो बेसिकली सपोज़ यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगाया गया, मतलब यू कैन से वन काइंड ऑफ कि एक पॉजिटिव एनोड को सपोज़ मैंने लगा दिया है, फिर प्लेट कुछ भी पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट लगाया, तो हुआ क्या कि जो कैथोड रेज थे वो इस तरफ जाने से पहले इस तरफ डेविएट हो गए, ठीक है। क्यों? बिकॉज बेसिकली कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल से बना है, तो वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गए, ठीक है। तो ये एक और प्रॉपर्टीज़ उनको मिला। ये एक्चुअली क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है सब कुछ अभी तो फ़िलहाल तो, ठीक है, बस रिवीजन टाइप चल रहा है। जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था वही हमारा अभी फिर से आ रहा है, ठीक है। मैं डायग्राम बना नहीं रहा हूँ बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, है ना। अब बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ये यहाँ से प्रूफ होता है, ठीक है। वरना अगर नेगेटिवली चार्ज नहीं होता तो वो लोग डेविएट होते क्यों पॉजिटिव की तरफ? बिकॉज नेगेटिव चीज़ ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए इन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया। दिस इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल्स through which या by which cathode rays are made up of are basically नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली हुआ ये कि जो कैथोड रेज होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। तो बेसिकली इससे हम ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ये
एक नेगेटिव चीज़ ही एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। तो बेसिकली हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, मैंने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने, कि ये जो कैथोड रे जिस पार्टिकल से भी बने हैं वो सारे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, फिर अच्छा एक और बात, यहाँ पर जो मैंने मटेरियल पार्टिकल्स लिखा है, तुम ब्रैकेट में लिखो मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब हैव मास। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया या फिर मुझे अचानक से स्ट्राइक किया अभी कि हैव मास लिखना ज़रूरी है। मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब मास होना ज़रूरी है। अगर मास नहीं होगा तब तो भाई काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, है ना। तो बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, मास होने के कारण इनको काइनेटिक एनर्जी मिला बिकॉज वो मोशन में थे, और इसी वजह से वो लोग धक्का देने पर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला कि माइका का पैडल व्हील रोटेट किया। अच्छा, फिर देखिए नंबर 4, ये तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 है कि बेसिकली हाँ, कैथोड रेज penetrate through thin sheets of aluminium and other metals। ठीक है, कैथोड रेज जो है वो पतले पतले शीट्स एल्यूमिनियम के बने हुए या फिर दूसरे मेटल्स के बने हुए, ठीक है, उसको पेनिट्रेट कर पाते हैं। ठीक है, एफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स मतलब जो आपके बहुत पुराने टाइम पर जो फ़ोटो फिल्म्स मिलते थे ना, ब्लैक एंड वाइट, जिसका हम कैमरा रोल्स में डालने के बाद कैमरा की फ़ोटोज़ खींचे जाते थे, है ना। ब्लैक कलर के रिम्स होते थे, आपको अगर याद हो, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे रिम्स होते थे। ठीक है, ऐसे डॉट 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 होते थे ऐसे, मुझे तो अभी भी याद है भाई। मैंने जिसको देखा था, यूज़ तो नहीं किया था, लेकिन मुझे अभी भी याद है। इसको देखने में ऐसा रोल जैसा होता है। ठीक है, इसको कैमरा में डालने के बाद फिर फ़ोटो क्लिक किया जाता है। बेसिकली ये AGCL AGBR याद है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में यूज़ होते थे, इसमें यूज़ होता है। ठीक है, और सन के कांटेक्ट में आने के बाद ये प्रेसिपिटेट बन क्या बोलते हैं, AG में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो बेसिकली फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स का मतलब ये है, एंड प्रोड्यूस heating effects when they collide with a metal objective। तो ये कब हो सकता है भाई कि एक मेटल की चीज़ के साथ टकराकर हीट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये तभी हो सकता है जब उनके पास कोई मास होगा, उनके पास कोई एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, जो टकराने के बाद क्या बन जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिकली हीट इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक बॉल को आप फेंकने के बाद सपोज़ आपने कैच पकड़ा तो आपका हाथ कभी कभी क्या होता है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, हीट महसूस होता है आपको, है ना। स्पेशली ठंड के मौसम में, है ना। ठंड के मौसम में हाथ में जब बॉल गिरती है, कैच पकड़ते हैं तो हाथ बहुत जलता है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, अगर क्रिकेट खेलते हो तब आपको ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन जब आप अचानक से ठंड के मौसम में खेलते हो तब भाई जलन होती है ना। इसलिए कि बिकॉज बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी था, और वो काइनेटिक एनर्जी आपको कैच पकड़ने के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, एक एग्जांपल लिया। ओके, इसके बाद और तो भाई क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बार प्रॉपर्टी मैंने बता दिया था
कि ये लोग आयनाइज कर सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो तुम भी लिख दो भाई, और क्या, ये भी तो प्रॉपर्टी है ना। थोड़ा सा काम चोरी करना होगा हमें। तो कैथोड रेज कैन आयनाइज गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिक्स्थ, कैथोड रेज produce X-rays when struck on metals of high atomic mass। तो हाई एटॉमिक मास वाले जितने भी एटम्स होते हैं बेसिकली, उन पर जब कैथोड रेज को मारा गया, फेंका गया, जब वो लोग टकराए तो उन्होंने एक रेडिएशन निकाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं इसको बेसिकली, एक्स रेज निकला, ठीक है। ये साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व आंखों से ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जब कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से देखा तो उन्होंने देखा कि एक्स रेज निकल रहे हैं। और ये जो हाई एटॉमिक मास वाले मेटल्स हैं, कौन से एग्जांपल में टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स जैसे कि टंगस्टन का डब्ल्यू लिखते हैं सिंबलिकली, कॉपर का Cu और मोलिब्डेनम का Mo एट्सेट्रा, ठीक है। याद रखना है जितना हो सके। बेसिकली इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, लेकिन याद रख सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड से इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट मतलब डिफ्लेक्ट होते हैं। आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। बेसिकली बुक में भी एक डायग्राम था, आपके एनसीईआरटी बुक में, आई गेस था या फिर नहीं था, या फिर दूसरी बुक में था, कुछ याद तो ठीक से नहीं आ रहा। अच्छा खैर, तो कैथोड रेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स में आने से, संपर्क में आने से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपने क्लास 10th में मैग्नेटिज्म चैप्टर में, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़ा था कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं मैग्नेट के क्षेत्र में आने के बाद क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। हमने इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखा था, है ना। तो बेसिकली ये प्रूफ हो जाता है कि बेसिकली कैथोड रेज जो है चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और ये भी प्रूफ हो गया था कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, बिकॉज पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा था। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रूफ हो जाते हैं कि ये चार्ज्ड है और नेगेटिव वाला चार्ज है इसमें, ठीक है। चार्ज्ड है कैसे पता चला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड्स से डिफ्लेक्ट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट तभी हो सकता है जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा हो, बिकॉज जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक यू कैन से प्रॉपर्टीज़, इट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, या फिर मैग्नेटिक फील्ड्स ये प्रोड्यूस करता है जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है। जब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है तो बेसिकली वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने के बाद डिफ्लेक्ट होता है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद हमें पता चल जाता है कि अच्छा, इसका मतलब कैथोड रेज भी चार्ज्ड पार्टिकल्स से ही बना है, और चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव कर रहा है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड जा रहा है, बीच में तुमने एक मैग्नेट लगा दिया या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया कैसे भी, तो वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब समझ जाओ बेटे कि चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये था, ओके, समझे क्या? ओके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली अभी रात के बज चुके हैं 3:12। मैं अभी वीडियोस बना रहा था,
अचानक से मुझे मन हुआ कि मैं वीडियोस एक बना देता हूँ। नया चैप्टर का है ना, मज़ेदार चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन थ्योरी पार्ट भी इसमें है, अच्छा खासा थ्योरी पार्ट है। और एक्चुअली चैप्टर बड़ा लग सकता है आपको बिकॉज और भी बहुत कुछ आना बाकी है इस चैप्टर में। बेसिकली जब क्वांटम नंबर्स स्टार्ट हो जाएगा, जब आपको क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा यूजिंग SPDF मीन्स क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, तब भाई थोड़ा सा हालत थोड़ा टाइट होता रहता है ना। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो मेरा हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो बताओ कमेंट्स में कैसा लगा आज का लेक्चर। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। बेसिकली क्लास 9th में मैंने इतना कुछ ज़्यादा बताया नहीं था बिकॉज तब हम इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते थे क्लास 9th में। अब क्योंकि क्लास 11th में हम थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो हम ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जो क्लास 9th में नहीं बताया था, ठीक है। जैसे कि ये जो मेल्टिस क्रॉस वाला है, ठीक है, बताया तो था कि शेडोज़ क्रिएट करता है, लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन फिर फ्लोरोसेंस, ये आयोनाइजेशन, इनके बारे में क्लास 9th में उतना डिटेल्स में समझाया नहीं जाता, लेकिन अभी समझाया जाएगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप NCERT बुक का पहले 2-3 पेजेस पढ़ लो, जहाँ पर आपको मॉडल्स और ये जो डिस्कवरी जो भी वगैरह वगैरह है उन सबको फिर से पढ़ लो, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगा कि भाई इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लेना हाईलाइटर की मदद से, ठीक है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।